बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन के कामयाब पाकिस्तानी, इस सिलसिला में आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जा रही है जो कि एक ज़िंदा तारीख़ है, जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी आँखों के सामने बनते हुए देखा। 1925 में वो पैदा हुए। कायद आज़म से वो 2 मरतबा मिले और कायद आज़म से उन्होंने मुसाफ़ा भी किया। तहरीक पाकिस्तान के अयाम को और तहरीक पाकिस्तान के उस दौर को उन्होंने बहुत खूबसूरती से देखा। सूबा सरहद में होने वाले रेफरेंडम में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने आला तालीम हासिल की। 1955 में वो स्वीडन आए। इससे कबल वो जर्मनी गए और 1955 से अब तक उनका स्वीडन के साथ ताल्लुक़ है। और PhD उन्होंने जर्मनी से की और 1955 से वो उनका स्वीडन के साथ ताल्लुक़ है, जो इतना एक तवील अरसा है। हम उनकी बातें सुनते हैं और उनकी बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू है और ये एक पूरा तारीख़ का सफ़र है। और मुझे यकीन है कि आप सबको ये सफ़र, उनकी बातें बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। जी डॉक्टर साहब, आपकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 1925 है। 29 नवंबर 1925 इतवार का दिन था और मगर की 15 तारीख। मगर की 15 जो देसी महीना है। और किस शहर में आप पैदा हुए थे? ये लाहौर और कसूर के दरमियान में एक कस्बा था, तो भी शहर बन गया काना। काना? अच्छा। काना नौ। काने असल में 2 हैं, एक काना नौ, एक काना पुराना। तो वो काना पुराना जो है वो पता नहीं रंजीत सिंह की माँ या बाबा गुरु नानक की माँ वहाँ की थी। तो काने से मैंने 8वीं जमात, उस वक्त मिडिल स्कूल था वहाँ, तो वहाँ से मैंने रेगुलर फाइनल का इम्तहान दिया। ये पूरे पंजाब में होता था। अच्छा। फिर उसके बाद मैं कसूर चला गया। 2 साल मैंने कसूर में पढ़ा। वैसे ओरिजिनली आपकी फैमिली जो है वो तो अहमद शाह अब्दाली के साथ आए थे। अच्छा। 1700 कुछ में। अच्छा। तो जब वो आए तो वो पानीपत की पहली लड़ाई होने के बाद फिर वो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो। उसके बाद वो गए तो पेशावर के करीब एक जगह है, वहाँ सेटल हो गए। उसको कहते हैं ये लंडी अरबाब। तो आपकी तो माशाल्लाह आप बहुत सी ज़ुबानें जानते हैं। आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी है? मेरी मादरी ज़बान तो पश्तो है, लेकिन मेरी पहली ज़बान पंजाबी थी। अच्छा। तो लोग मैं पंजाबी और पश्तो दोनों बराबर हैं आपके लिए? बराबर है। मैं पर उर्दू पंजाबी और पश्तो में मुझे नहीं समझ आती कि मुझे कौन सी ज़बान ज़्यादा क्लियर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब पाकिस्तान बना था 1947 को, जी, तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मैंने उस साल BA किया था और सूबा सरहद में फर्स्ट आया था। अच्छा, आपने BA किया था 1947 में? और आई वाज फर्स्ट इन द प्रोविंस। अच्छा, पूरे सूबा में आपने पहली पोजीशन था। सूबे में असल में उसमें इतने कॉलेज नहीं थे, लेकिन उस वक्त ये था कि कंपटीशन ज़्यादा होता था। हिंदू सिख थे जी। तो ये लोअर क्लासेस में, मतलब काना में, फिर कसूर में, फिर यहाँ भी इस्लामिया कॉलेज में, तो वो हिंदुओं के साथ एक, तो वो ठीक है, एक किस्म की मुझे होती थी। मैं तो फर्स्ट तो आ जाता था फिर भी। तो उस दौर में जो स्टूडेंट्स थे वो तहरीक पाकिस्तान में बहुत मुतहर्रिक थे, तो आपने भी तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया? देखिए मैं बताऊँ ना, असल मुझे नहीं पता था। तो सन 42 और 43 के विंटर में मुझे याद है लाहौर से कुछ लड़के आए थे, तो उनके साथ एक बुजुर्ग सा स्टूडेंट था। तो वो हमारे यहाँ कुछ लड़के ऐसे होते थे कि वो पढ़ते वढ़ते नहीं थे और उनके पास वो मोतबर से होते थे और उनकी पहचान ये होती थी कि वो वॉकिंग स्टिक के साथ फिरते थे। उनके पास मतलब वॉकिंग स्टिक होती थी और वो ज़्यादा उम्र का आदमी था। तो वो आया और उसने कहा कि ये लाहौर से लोग आए हैं, फलाना फलाना फलाना, तो हम एक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बना रहे हैं, तो आप भी। तो हमने तो पता तो नहीं था हमें कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन वो 4 आने चंदा था तो हमने बस दे दिया चंदा और उन्होंने फॉर्म रख के हमारा नाम लिख लिया। तो ये मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में क्या आप मुस्लिम स्टूडेंट। तो आपकी कायद आज़म से मुलाकातें भी हुई? 1945 में पाकिस्तान बनने से पहले, बल्कि वो सन 46 का इलेक्शन होने से भी पहले, तो वो आए थे और लड़कों को वो तारीख दे रहे थे कि उनको इनकरेज कर रहे थे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। लेकिन हमारे एक प्रिंसिपल थे, शेख तैमूर साहब, नारोवाल के रहने वाले थे, लेकिन वो ज़्यादा अरसा इस्लामिया कॉलेज में ही रहे
ग़ुलाम इसहाक़ खान, ये वो सारे उनके शागिर्द थे जी। जो हमारे जितने भी थे ना लीडर थे मशहूर। तो वो बंदा ऐसा था कि उसने जनाब को कह दिया कि लड़कों को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा। मेरे सामने उन्होंने यही कहा कि अगर एक दफ़ा ये जिन बोतल से निकल गया तो फिर इसको बोतल में डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कहा कि लड़कों को, मैं आपके साथ इस हक़ में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लड़कों को डिस्टर्ब ना करें, लड़कों को पॉलिटिक्स में ना खींचें। तो फिर कायदे-ए-आज़म का क्या उस पर रिएक्शन? और यह कायदे-ए-आज़म तो उसका कोई जवाब नहीं दिया, और बल्कि उसके बाद में जो लोग आते रहे तो वो उनको मिसाल देते थे मेरी। उसने कहा कि नज़ीर जैसे लड़के को सियासत की तरफ ना खींचें, तो और ये बेकार लड़के इनको करें, ये सियासत करें। कायदे-ए-आज़म से आपकी पहली मुलाकात कब वहीं हुई 1965? नहीं, वो तो आए, बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा। तो उसमें हम भी एक स्टूडेंट से की तरह मिले और वो हुआ जलसा। उस वक्त ही वॉज पॉलिटिकल लीडर। दूसरी दफ़ा जब आए तो देन ही वॉज गवर्नर जनरल। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद आए थे 12 अप्रैल 1948 में। अच्छा, 12 कहाँ? पेशावर में? पेशावर इस्लामिया कॉलेज पेशावर में जलसा हुआ था जी। और उस वक्त ये था कि उसी में हमारे डिमांड किया गया कि पेशावर यूनिवर्सिटी बनाने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल को बात अच्छी लगी और यू विल गेट इट बिफोर यू एक्सपेक्ट इट, पर इफ़ यू मूव इन अ प्रॉपर वे, इसको मूव कर। कायदे-ए-आज़म से वहाँ आपने मुसाफा भी किया? मुसाफा किया यहाँ। तो तहरीक पाकिस्तान के और बाकी कौन कौन सी शख्सियात को आप मिले, लीडर्स को? जिसमें उस वक्त देखें ना, मशहूर आदमी जो थे ना, सबसे ज़्यादा तो जिन्ना साहब ख़ुद थे, और फिर लियाकत अली ख़ान थे, और उस वक्त जो थे उधर सोहरवर्दी थे, फिर बाद में वो फिरोज़ ख़ानून भी थे, लेकिन फिर सरदार खान कयूम थे आपके वहाँ से? खान कयूम 1945 तक वो कांग्रेस में थे। अच्छा। लेकिन सन 45 में फिर वो कांग्रेस छोड़ के तो मुस्लिम लीग में आ गए। और फिर हमारे लोकल लीडर में वो थे सरदार निश्तर थे। हाँ। तो ये जो इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, उस वक्त इसको सूबा सरहद कहते थे। हाँ। इसकी पाकिस्तान में शमूलियत के लिए 1947 में, तो उस रेफरेंडम में आपने भी हिस्सा लिया? देखिए, मैं तो उस वक्त स्टूडेंट था और मेरा वोट नहीं बना हुआ था। तो मैं गया तो उस वक्त कांग्रेस ने एक जलसा, आपने एक मीटिंग की थी बनू में। तो बनू में उसमें कुछ लोग कहते थे कि हम ये रेफरेंडम में हिस्सा लेते हैं, और कुछ लोग कहते थे कि रेफरेंडम में हिस्सा नहीं लेते। वो कहते थे कि ये जो है ना, कि आप कहते हैं कि आप इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें एक तीसरा ऑप्शन दें कांग्रेस का, यानी जो हमारे जो सूबा सरहद की कांग्रेस खुद मुख्तारी का। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा। हमारा एक अपना इंडिपेंडेंट जो है पश्तूनिस्तान का जो है अपना हमारा एक सूबा होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो फिर वो तीसरा ऑप्शन नहीं मिल सका उनको? नहीं, वो तीसरा नहीं। असल में बात यह है कि बात सीधी सी आप जब आपने बात करते हैं ना, पाकिस्तान ना मुस्लिम लीग ने बनाया है और ना जिन्ना ने बनाया है, इसको तो अंग्रेज़ों ने बनाया है। उनके अपने मकसद थे। उनका क्या मकसद था? उस वक्त देवर ए वर्ल्ड पावर, तो वो अपना वही समझते थे कि हमारा ये कंट्रोल रहेगा उसमें। तो उसमें जो मेरे नज़र में आती है कि उसमें क्यों वो थे, नेहरू जो था वो सोशलिस्ट था जी, और नेहरू जो था उसने जितनी किताबें लिखी हैं उसमें उसने लेनिन की बहुत तारीफ़ की है जी। उनको पता था कि जब कांग्रेस की तो बहुत बड़ी पार्टी थी ना, कांग्रेस के मुकाबले में कोई और पार्टी नहीं थी। सन 36 में जो इलेक्शन हुआ था तो 11 सूबों में 8 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत थी जी। पंजाब में यूनियनिस्ट थे और बाकी 2 सूबे मुझे नहीं पता कि कहाँ थे। तो उनको पता था कि भाई कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, और कांग्रेस की जब हुकूमत बनेगी तो गांधी जो था वो तो इसमें असेंबली में हिस्सा नहीं लेता था। वो तो कहता था ना कि मैं तो भाई वो 4 आने का मेंबर भी नहीं हूँ कांग्रेस का, एडवाइज़र था। तो उनको पता था कि भाई नेहरू जो है ये ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड ही विल बी मोर इंक्लाइन टू रशिया। एक तो ये था कि उनको डर था। दूसरी बात ये थी कि उस वक़्त जो थी ब्रिटिश एम्पायर जो थी उसकी सारी कॉलोनीज इंटैक्ट थी,
तो यहाँ से शुरू करें, जब इंग्लैंड से जाते, जबराल्टर उनके कब्ज़े में था, सुएज़ कनाल में उनका हिस्सा था आधा जी, अदन भी उनके कब्ज़े में था। आगे आए तो पूरा इंडिया था, फिर श्रीलंका भी उनके अंडर था, बर्मा भी उनके अंडर था, मलेशिया भी उनके अंडर था। तो नीचे चले जाएं तो सिंगापुर भी उनके पास था। आगे फिर ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड थी, देवर आल्सो मेंबर होते। तो उनके लिए ये था कि वो तो अपना यही समझते थे ना कि ये हमारी एम्पायर रहेगी। तो उनका ये था कि उनको ऐसा था कि अगर एक इंडिया कंबाइंड इंडिया रह जाता और वो अगर एंटी ब्रिटिश होता, तो फीलिंग तो थे ना अंग्रेज़ों के खिलाफ। हालांकि अंग्रेज़ों ने बड़ा काम किया। मैं तो ये समझा हूँ कि वो अंग्रेज़ वक्त से पहले चले गए, वो अगर ये 50 साल या और रह जाते तो बहुत बड़ा काम करते यहाँ। यानी ठीक है, हम अब चीखें मारते रह के आज़ाद होना चाहते हैं जी। देखिए मैं आपको गिन के बताता हूँ। सूबा सरहद जी और पंजाब, ये सेकंड सिख वार के बाद जी, पहली सिख वार 1946 में हुई, 1846 में हुई थी जी। उसमें उनको शिकस्त हुई सिखों को, लेकिन उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि आप अपनी हुकूमत चलाएं, लेकिन अपना एक रेजिडेंट जो था वो लॉरेंस को भेज दिया, जिसका नाम फिर वो लॉरेंस गार्डन था। लेकिन वो सिख नहीं चले, उन्होंने 3 साल के बाद फिर हमला कर दिया। तो 1949 में फिर उनको प्रॉपरली शिकस्त दे के तो पंजाब की एनेक्सेशन हो गई जी। और इस दौरान में पेशावर में रंजीत सिंह के वक़्त में 1834 में पेशावर पे कब्ज़ा कर लिया था सिखों ने। सही। अब वहाँ की गवर्नमेंट जो थी अफ़गानिस्तान की, वो कमज़ोर थी जी। और उससे पहले पेशावर यूज़ टू बी द विंटर कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। सिखों ने ले लिया जी। 1846 में वो मर गया, क्या नाम है, रंजीत सिंह जी। तो वो उनके पास फ़ौज बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी फ़ौज थी और वो बड़ा अच्छा लीडर था। तो उस वक्त तक तो ठीक थी। जब वो मर गया तो कोई इतना बड़ा लीडर उनमें नहीं था जो उस फौज को कंट्रोल कर सकता। तो बावजूद के कि इनका अपने साथ एक पैक्ट था अंग्रेज़ों के साथ कि सतलुज से पार उधर तुम और सतलुज से पार इधर हम, ना हम दखल देंगे ना तुम दखल देंगे। लेकिन फिर इन्होंने हमला कर दिया। वो रानी जिंदा थी और गवर्नर जो थे वो जर्नल, इन्होंने 5-6 बंदे मार दिए ना 6 सालों में। ये तो बिल्कुल आप ज़ाहिर तारीख की बातें बता, लेकिन देखें ना, अगर पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल नाम बनता, इस वक्त जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात हैं, कश्मीर में जो हालात हैं, ये तो ज़ाहिर करते हैं कि अगर पाकिस्तान बन गया तो ये लोग महफूज हो गए, अदरवाइज़ जो है ये लोग भी महफूज ना होते। आप इस बारे में आपका क्या कहेंगे? उस वक्त तो हम बच्चे थे तो उसको समझ में नहीं आती थी ना, तो हम भी वो नारा तकबीर और अल्लाह अकबर और सब तमीज़ पहन के और चीखें मारते थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? और हमारे गांव में हमारा घर पहला घर था कि उसके ऊपर मैंने यानी सबज झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा लगाया। जिना की तस्वीर मेरे घर में थी। मेरी माँ तो नहीं जानती थी, वो कहते थे कि देखो गैर मर्द की तस्वीर तो रखी है, हमारी नमाज नहीं होती इससे। जी जी। अच्छा। मैंने उसका कहा नहीं, ये बहुत बड़ा बंदा है जी, और उसके लिए लड़ते भी थे। अगर कोई जना के खिलाफ बात करता था तो मुझे याद है कि मेरे एक फूफा थे जी, तो उसने जना को गाली दी। अच्छा। तो मैं खड़ा हो गया उसको मारने के लिए। फिर मेरे मामू ने मुझे रोका, उन्होंने कहा कि भाई, यानी आपने हेगल का एक कौल है, हेगल एक जर्मन फिलासफर कि जिस वक्त तारीख बन रही होती है तो हमें उसका कोई अदराक नहीं होता, हमारी समझ में नहीं आती, बाद में होता है जब बन जाए। 30-40 साल के बाद फिर पता लगता है कि असल बात क्या थी। तो उस वक्त लोगों में क्या जज्बा था जब पाकिस्तान बन रहा था? वो मजहब की वजह से लोग मजहब की बात नहीं, एक और बात भी थी ना, हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, या हिंदुओं का गलबा था उससे भी बचने के लिए? हिंदू गलबा तो नहीं था, सूबा सरहद में क्या गलबा नहीं, लेकिन हाँ बाकी इलाकों में तो होगा ना जी। नहीं, मैं तो पंजाब में था, वहाँ भी कोई गलबा नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं ये इलाका जिसको माझा कहते हैं जी, इसमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड नहीं थे। हाँ, सारे बराबर से लोग थे और हमारे जो हिंदू और सिख उस्ताद थे वो मुसलमानों से अच्छे थे, ज़्यादा मेहनती थे
ये मुसलमान जो थे हमारे उस्ताद में एक आध जो होता है वो बदमाश किस्म का होता था ना। अच्छा, 1947 में जब ये फसादात हुए, हाँ, मैं और तो बहुत- पेशावर में था। तो पेशावर में भी बहुत नहीं कत्लेआम नहीं नहीं, हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं ऐसा हुआ? ना ना वो कहते हैं कि बहुत से वहाँ से जो सिख हैं या ना हिंदू ना हैं- ना 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 अच्छा, ऐसे नहीं, वो अफसाने मैं सारे। आपको बताता हूँ ना। जी जिन्ना साहब की थ्योरी ये थी कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो उस वक्त तो ये था ना कि पूरा पंजाब पाकिस्तान में आएगा ना, पूरा बंगाल भी और आसाम भी। जी तो उन्होंने कहा कि हमारे मिनॉरिटी इसलिए महफूज होंगी कि हिंदुस्तान में मुसलमान मिनॉरिटी होंगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पंजाब में और बंगाल में और आसाम में बहुत बड़ी मिनॉरिटी हिंदुओं की भी होगी, सही। तो एक बैलेंस सा होगा। जी तो ये ना उनको ये कहेंगे कि भाई अगर आप इनको ये करेंगे तो हमारे दूसरे जो है हम मज़हब वो भी उनको करेंगे। वहाँ को तकलीफ़ बनेगी। हम्म, लेकिन जिन्ना साहब ने सोचा नहीं कि भाई ये तो और टर्न भी हो सकती है। अब जिन्ना साहब खुदा उनके मफ़रत करें बाज़ी चीज़ों में। नहीं ये इसमें तो कांग्रेस की लीडरशिप भी जिम्मेदार हो सकती है, नेहरू भी हो सकते हैं, उन लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं बिल्कुल सोचा। बिल्कुल बिल्कुल और बल्कि बिल्कुल मेरी बात सुने। कहाँ जो है पाकिस्तान बनाया जो है वो माउंटबेटन, नेहरू और पटेल, इन तीन बंदों ने पाकिस्तान देखिए ना, बनाया। 3 जून 1947 को वो कहते हैं जी हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे 1948 अगले साल तक, और 3 महीने में वो छोड़ के चले गए, वो तकसीम सही करके नहीं गए। जिम्मेदार तो अंग्रेज़ भी थे। अंग्रेज़ जिम्मेदार थे। उसमें इस तरह से था कि इनका पहला जो प्लान था कि 1950 में उन्होंने जाना था, 1950 में। उसमें जब यहाँ आए तो हालात देखिए, मैं बात फिर ज़रा पीछे चला जाता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार का फ़ायदा जो है अफ़गानिस्तान को हुआ कि अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने हमला कर दिया। और उस वक़्त अंग्रेज़ों को पता था कि हम वो तो उस वक़्त भी अफ़गानिस्तान को कुचल सकते थे, लेकिन कोई 10-12 लाख हिंदुस्तानी फ़ौजी जो थे, जिसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की थी, जी सबसे ज़्यादा जो थी ना फ़ौज में, तो ये हमारा जो है ना जेलम और गुजर खान वगैरह का इलाका, जी ये ज़्यादा लोग फ़ौज में होते थे। इंडियन आर्मी तकरीबन आधी जो थी वो तो पंजाब से होती थी। जी उसमें ये मुसलमान, उसको पंजाबी पीएम कहते हैं, पंजाबी मुसलमान, सिख, और ये जो था बहुत बड़ा एक फैक्टर होता था उनके। सिख भी बहुत होते थे फ़ौज में। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो एक फैक्टर हुआ वो ये हुआ कि 1946 में बॉम्बे में जो थे नेवी के लोग, उन्होंने बगावत कर दी, जी रॉयल इंडियन नेवी। जी और उनका जो रॉयल नेवी थी जी जिसमें सारे अंग्रेज़ थे, उनके साथ ओपन समुद्र में 4 घंटे बमबारी की एक दूसरे के ऊपर। अब एक और जो फैक्टर ये हुआ कि सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, जो थे हमारे ये सेलर जो थे नेवी के लोग। जी 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 अब वो अंग्रेज़ों को और बुरा लगा। अब अंग्रेज़ को डर ये था कि ये चीज़ जो है जो नेवी में है तो ये फैल जाएगी सारे, अगर ये पाकिस्तान आर्मी में चली गई ना, इंडियन आर्मी में चली तो गई फिर तो हमें हाँ, उनका संभालना बड़ा मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगा। 12 लाख आदमी फौज से वापस आए हुए थे, अभी वो डीमोबालाइज नहीं हुए थे। अच्छा अच्छा और ये डीमोबलाइज और ये नहीं हुआ कि फिर जब पाकिस्तान बन गया तो इनको भी फ़ौज की ज़रूरत थी, उनको भी थी। वो जितने लोग थे बस वो रह गए, बहुत कम लोग यानी उसमें उनको नौकरी छोड़ी उन्होंने, कईयों को सिविल जॉब दे दी। तो नेहरू को ये डर लगा कि ये अगर जो उन्होंने सेलर ने किया है कि ये चीज़ अगर आर्मी में चली गई तो हमारी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी। फिर वो तो कोई आर्मी का जनरल लीडर होगा ना। हाँ जी हाँ। और अंग्रेज़ को ये भी पता था कि भाई इतने ट्रेंड सोल्जर हैं, और एक बार उन्होंने अगर हमारे साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया तो रूस से इनको असला भी मिल जाएगा, क्योंकि रूस ने भी तो बहुत असला सेकंड वर्ल्ड वार में बनाया था। तो ये बन जाएगा। तो नेहरू को ये डर लगा, तो नेहरू ने जाके फिर उन लोगों के साथ
मुलाकात की और नेहरू और अच्छा, पटेल ये दोनों सारा गए, वो- तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपको कोई सज़ा नहीं होगी, ठीक है। समझे ना। वो जापान में जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी जी वो तो हिंदुस्तानी थे ना, जी, जी। जब आए तो उनके ऊपर मुकदमे चले, हाँ। तो उनको नेहरू भी वो वकील का कोट वकील पहन के तो वकील जाके गया। उनको डिफेंड करने के लिए गया अच्छा, था। आप ये बताइए। उसमें 3 बंदे थे जिनके मुकदमा था, एक शाहनवाज था जी। और 2, एक हिंदू था, एक सिख था। जी। एक का नाम ढिल्लों था और दूसरे का नाम मुझे अब याद नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब पाकिस्तान बन रहा था, जाहिर है आप नौजवान थे, 22 बड़ा साल जज्बा उम्र था, थी, बड़ा जज्बा बहुत था, जज्बा था। बड़ा जज्बा आपका था। क्या तस्वर था उस वक्त लोगों के, किस तरह का मुल्क होगा, और आज 70 साल के बाद आप क्या देखते हैं कि क्या ये ही पाकिस्तान, यही ताबीर आप लोगों के ज़हन में थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा ख्याल तो ये था ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले वो एक कैबिनेट मिशन आया था सन 46 में, तो उन्होंने एक प्रपोज़ल की थी, वो अगर हो जाती तो वो बेहतरीन हाल था। जी, वजारती मिशन जो ग्रुप आया था। अब जी। वजारती मिशन का आया, तो उसमें ये था कि सूबा सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, ये ग्रुप ए होगा, जी और पूरा बंगाल और आसाम जी ये ग्रुप सी होगा, जी हाँ, और बाकी द रेस्ट ऑफ इंडिया विल बी ग्रुप बी। सही। और ये A-20 मुल्क एक होगा, और उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास 4 सब्जेक्ट होंगे, डिफेंस, फिनांस और रेलवे और रेलवे फॉरेन अफेयर्स, तो ये उनके पास होंगे। और बाकी सारी चीज़ों में ये जो है ये जो ग्रुप जो हैं, ये अगर अपना सूबे रहना चाहें सूबे, नहीं तो ये आपस में दे विल बी ये इंडिपेंडेंट। आपकी बात सही है, इस पर काफ़ी बात हुई है, लेकिन इसमें खुद अव्वल कलाम आज़ाद और इंडियन भी कहते हैं कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेहरू और पटेल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते तो मुस्लिम लीग तो मान ही रही थी, लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान बना, उनमें मुझे इस तरह से याद है कि उनमें से किसी कांग्रेस लीडर ने, नेहरू ने या पटेल ने कहा था कि ये जो नक्शा बना रहे हैं आप, तो ये तो इसमें इट इज़ ए सीड ऑफ पाकिस्तान इन इट, यानी इसमें तो पाकिस्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने यही कहा ना। और जो अल्लामा इकबाल का तस्वुर था वो भी ऐसा ही था कि रहेंगे तो हम इंडिया में, लेकिन यह है कि इसमें हमें काफ़ी वो इंडिपेंडेंस हो, ऑटोनमी ज़्यादा होगी। ये बल्कि ये कांग्रेस जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो कांग्रेस जो थी वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, दे वांटेड टू रिमेन इन द ब्रिटिश एम्पायर। गांधी जो था उसने तो फौज में स्टेशन बियरर था। डॉक्टर 70 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास पे भी बहस होती है, बना क्यों बना, नहीं बनना चाहिए था। दूसरा, पाकिस्तान ख़ित्ते के बाकी ममालिक से अगर हम देखें, पाकिस्तान के मसाइल मुख्तलिफ, क्यों पाकिस्तान एक खुशहाल तरक्की याफ्ता इस्लामी रियासत नहीं बन सका, वजह क्या है? फेलियर की क्या रीज़न्स हैं? आप देखें, चाइना हमसे 2 साल बाद माओ ज़ेडुंग ने जब टेक ओवर किया तो दे टोल्ड 1949, और उस वक़्त हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान का रेलवे का नेटवर्क जो था, दैट वाज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। जी, लंडी कोतल से लेके वो राजकुमारी तक जी, और उधर चिटागांग तक सारा रेल का सिस्टम था, अंग्रेज़ों ने भी 200 साल के अंदर बनाया था। बल्कि नॉर्थ वेस्ट जो है ये तो 1861 में जो रेल जो है पंजाब में बनी हुई, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जिसको कहते हैं, 1861 में, और रेलवे का जो अटक के ऊपर ब्रिज जो है उसके ऊपर 1885 लिखा है। तो 24 साल के अंदर उन्होंने बनाया। पता नहीं क्या देव थे वो। उस वक्त मशीनें नहीं थी, हैवी मशीनरी नहीं थी, सारा लेबर से काम होता था। और पेशावर तक ये मैं नहीं है कि जिस वक्त ये पुल बन रहा था, पुल बनने के बाद पेशावर नहीं, वो तो ऐसे होगा, उधर से भी उन्होंने रेलवे लाइन शुरू की, इधर भी हुआ, लेकिन सन 85 में ये कामयाब हुआ था। मुझे एक आदमी मिला जिसने उसमें काम किया था सन 43 में, तो वो कहता था हमें 3 आने रोज़ मिलते थे, और हम
वक़्त का मैंने क्या कहता हूँ, कहता है जी सर्दियों गर्मियों में सनराइज़ के साथ दिन शुरू होता था और सनसेट के साथ ख़त्म हो जाता था। हाँ, ऐसे वो काम करते ऐसे काम करते यानी उन लोग अगर वो मेहनत आपके कहने का मतलब अच्छा देखें, बाकी ये देखें उसके बाद हमारा जो है नहरों का जो सिस्टम था पंजाब में, अनडिवाइडेड पंजाब में, दैट वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी इंडस्ट्री जो थी, ये हमारे जो है वो तो बनाया तो अंग्रेज़ों ने थे, लेकिन ये जो रेलवे के वर्कशॉप थे ना लाहौर में, और इन्हीं से ये सारे ब्राडर्स रोड पे जो वहाँ से रिटायर होते थे ना, फिर यहाँ आके अपनी बटियाँ, ये नवाज शरीफ का ख़ानदान और ये वो इनके सारे बुज़ुर्ग तो इन्होंने इनमें से सीखा था साहब। तो उस वक़्त सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, साथ तो ये रेलवे का कारखाना, लेकिन फिर उन्होंने जंग के लिए भी सामान बनाने शुरू कर दिया था। तो वो तो उसमें 3 शिफ्टें काम करती थी जंग के ज़माने में। 3 शिफ्ट में 24 घंटे उसमें काम होता था। तो उस वक़्त ये कोरिया वगैरह हम उनसे बहुत आगे थे। तो वजह क्या हुई, हम क्यों नहीं जा सके आगे, रीज़न क्या है? वो फिर बात इस पे आ जाती है ना, अगस्त में पाकिस्तान बना, एक आदमी था उसने किताब लिखी थी वर्डिक्ट ऑन इंडिया। अगर आपको यहाँ किताब मैंने देखी है भैया लाइब्रेरी में, उसको पढ़ें तो उसमें वो बंदा आया था 1942 में, जिस वक्त तक क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी। तो उसने सारे हिंदुस्तान में दौरा किया, कोई वो बेवरली निकल्स नाम था उसका, और उसने फिर एक किताब लिखी हुई है वर्डिक्ट ऑन इंडिया। इसमें उन्होंने बहुत से एस्पेक्ट लिए, फ्रंटियर में भी आया, बॉम्बे भी गया, फिल्म इंडस्ट्री भी देखी ये वो। तो उसने एक चैप्टर उस पर लिखा था, तो उसमें लिखा था मीटिंग विद द जायंट। तो मेरा ख्याल था कि गामा पहलवान या जो उस वक्त थे पहलवान थे लाहौर के, तो वो हो गया था। जब मैंने खोला तो देखा तो उसमें जिन्ना के साथ इंटरव्यू थी। तो उसमें उसने यही कहा कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू कम ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड विद ए बैंग। उसने जिन्ना से पूछा कि भाई ये जिन्ना जो है ये कंट्री जो है इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। तो उसने कहा कि आपका क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि विल यू लाइक टू हैव ए मोर प्रॉस्परस इंग्लैंड अंडर जर्मन। जी नाजरीन, ये डॉक्टर साहब के इंटरव्यू का पहला हिस्सा है जिसमें उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के उस दौर की अपनी यादें जो आपके साथ ताज़ा की हैं। अब दूसरे हिस्से में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि तहरीक पाकिस्तान के उसी दौर में जब बहुत सी रियासतें जो थी उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला होना था, जिसमें हैदराबाद और कश्मीर, तो उस हवाले से वो अपनी यादाश्तें और उस दौर की तारीख़ है वो हमारे सामने रखेंगे।